हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि नॉर्सेट की प्रेपरेशन, जो नॉर्सेट 6 आएगा अभी अप्रैल में नेक्स्ट ईयर, उसकी प्रेपरेशन हम कैसे करें, स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, जिन लोगों का इस साल नॉर्सेट प्रीलिमिनरी क्लियर नहीं हुआ है वो लोग तो रेस से बाहर हो चुके हैं, और जिन लोगों का क्लियर हो गया है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेज 2। बट दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड स्टेज 1 और वी कैन से प्रीलिमिनरी, उन लोगों को ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक पॉइंट्स बताऊंगी जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखें, और जो मैं बातें बताने जा रही हूँ उनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हों। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिन लोगों का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। आपने रेस अपनी आगे की जो नॉर्सेट 6 की है वो अभी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो स्टे मोटिवेटेड। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस नॉर्सेट की जर्नी का वो ये है कि आप लोगों ने थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेटेड रहना है, अपना एक मोटिवेशन ढूंढिए। देखिए, आप लोगों का एक मोटिव होना चाहिए। जैसे किसी का होता है कि भाई मुझे इस साल या फिर मुझे इस अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब गेन करनी ही करनी है, तो वो एक मोटिव रहना चाहिए। या फिर किसी को होना चाहिए कि जैसे अभी मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा, तो इस ये एक रीज़न है। या फिर मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील करना है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अपना एक गोल ढूंढिए, मोटिवेशन ढूंढिए कि हमने किस तरफ जाना है, एक दिशा होनी चाहिए आपकी जर्नी की। बट मोटिवेशन से भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और आती है, मोटिवेटेड रहना है बट विद पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए, अभी अभी आप लोगों का रिजल्ट आया है नॉर्सेट 5 के प्रीलिमिनरी स्टेज का, तो उसमें हम लोग जो क्वालिफाई नहीं कर पाए इंडिविजुअल्स, वो लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे। तो नेक्स्ट जर्नी के लिए जो जो चीज़ होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम के लिए आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना। तो पॉजिटिव माइंडसेट की, ये नहीं सोचना हाय मैं तो रह गया, मैं पहले ही फेल हो गया। जो होना था वो हो गया। अब आगे देखिए कि आगे हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ चलना है। पुराना जो बीता सो बीता, नेक्स्ट आगे हम क्या ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखिए आप। अब आता है, बिकॉज पॉजिटिव माइंडसेट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर एक चीज़ ठाननी है मन में, यस आई वॉन्ट टू डू दिस, जब आप बोलोगे ना आई वॉन्ट टू डू दिस, तभी आप कर पाओगे, देन ओनली यू कैन डू दैट। अगर आप ये बोलोगे ना हाय मैं कैसे करूं, जब आप पूरा दिन यही माला जपते रहेंगे मैं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, तब आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप उस कैसे करूं को ये देखिए कि मैं इस चीज़ को कैसे कैसे कर सकता हूं, तो वो चीज़ आपने ढूंढनी है कि हम कैसे करें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हाउ टू स्टार्ट। अब हाउ टू स्टार्ट में बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। हाउ टू स्टार्ट में आता है कि हमारा जो बेसिक है हमें वो क्लियर करना है। जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की, तो अपना पहले बेसिक क्लियर रखिए। जब तक आपके बेसिक्स में हमारा आता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक क्लियर होने के लिए आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे एक अच्छी कमांड रखनी है। देखिए, 4 साल की डिग्री है, सभी कॉलेजेस में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बट स्टिल एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता। तो वो चीज़ आपने अपनी अभी इस पीरियड के आज से लेके अप्रैल, जब तक नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपने अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की, ठीक है। जितना हो सकता है सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब दूसरी चीज़ आती है, काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम क्या हम लोग कोचिंग करें या फिर सेल्फ स्टडी करें। देखिए, इस पॉइंट पे मैं ये बात बोलूँगी कि कुछ बच्चों का रहता है जिनको कोचिंग की ज़रूरत होती है, बिकॉज दे हैव सम नॉलेज बट दे नीड सम गाइडेंस। उनको नॉलेज होती है बट उनको नॉलेज अप्लाई करना नहीं आती, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो लोग कोचिंग कर सकते हैं। अब है कि कोचिंग किस तरीके की, ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है, तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों को पहले से कितना आता है, आप लोगों के पास अभी टाइम कितना है, आप अपना टाइम कितना मैनेज कर पा रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी कोचिंग कीजिए। ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन ले लीजिए, ऑफलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन ले लीजिए। देखिए, जैसे जब हमने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था तो मैंने अपना कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी किया था। तो आई पर्सनली बिलीव कि जो सेल्फ स्टडी में
आप सीखते हैं वो आई थिंक किसी कोचिंग से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप खुद से एक्सप्लोर करते हैं हर चीज़, तो वो एक ज़्यादा अच्छा आपको बैकअप देता है आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट स्टिल अगर मैं जो लोग कोचिंग जाना चाहते हैं या फिर जिनको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं उन लोगों के अगेंस्ट नहीं बोल रही, दे कैन गो फॉर कोचिंग, बट विद द हेल्प ऑफ लाइक सेल्फ स्टडी आप फिर भी नहीं छोड़े, घर आके भी पढ़ना ज़रूरी है। अब कोचिंग आपने ऑनलाइन, जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो टेक टेस्ट सीरीज़, जो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, बिकॉज सेल्फ स्टडी कर करके शाम को अगर आप पूरा दिन स्टडी कर रहे हैं या फिर आप शाम वाला स्लॉट स्टडी कर रहे हैं, तो आपको एक टाइम दिन में ऐसा निकालना पड़ेगा जिसमें आपने MCQs अपने करने हैं, तो आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज़ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, आप डेली जब भी n नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस, जैसे इनिशियली कम से स्टार्ट करें, ये मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगी, बट हाँ, जो MCQs हैं वो आपकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में अटैम्प्ट करने की भी एक अच्छी स्किल रहेगी, एक अच्छा मेथड रहेगा कि हाँ, हमें कैसे MCQs फटाफट अटैम्प्ट करने हैं। तो ये आपको टेस्ट सीरीज लगवाने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि कोचिंग, लाइक बिकॉज जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं उनको नॉलेज है उनको, बट ये नहीं पता है कि नॉलेज अप्लाई कैसे करनी है। एक तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, एक ग्रुप ऐसा है जिनको तो यही नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, तो उन लोगों के लिए कोचिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो दे कैन गो फॉर कोचिंग। अब नेक्स्ट आता है कि स्टडी में हमने जैसे पढ़ना क्या है, जैसे थ्रू आउट द कोर्स, BSc नर्सिंग की 4 साल की डिग्री है, या फिर GNM जिन लोगों ने की है 3 इयर्स का अपना कोर्स कंप्लीट किया है, पोस्ट बेसिक किया है उन लोगों ने काफ़ी स्टडी किया होता है। बट उसमें भी हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स हैं। मेजर सब्जेक्ट्स में हमारे आते हैं ये फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, हमारा मेडिकल सर्जिकल पीडियाट्रिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, देन ऑब्स एंड गायनी, देन साइकाइट मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो ये हमारे आते हैं मेजर सब्जेक्ट, जिसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है हमारा एग्जाम में आते हैं, इनसे क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं। अब आते हैं माइनर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट्स में हमारा आता है रिसर्च का, क्योंकि रिसर्च के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ, नाउडेज रिसर्च के भी काफ़ी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो रिसर्च के क्वेश्चंस होते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के, नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड, लाइक थ्योरीज वगैरह पूछ लेते हैं कि ये वाली थ्योरी किसने दी, किस ईयर में दी, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारे माइनर सब्जेक्ट्स में आते हैं। न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमें माइनर सब्जेक्ट, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लीजिए आप अपने सब्जेक्ट्स को, ताकि आप लोगों को पढ़ना ईजी हो जाए। अब मेजर और माइनर में आपने तो डिवाइड पहले कर लिया आपने पूरे एंटायर सिलेबस को। अब आता है मेजर और माइनर में डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना है। देखिए, उसमें भी आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, या फिर खुद एक्सप्लोर कीजिए कि ज़्यादा वेटेज हमेशा एग्जाम का किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रहा है। तो उस हिसाब से आप अपना कैटेगराइज कर लीजिए कि मुझे इतने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ये वाला सब्जेक्ट कवर करना ही करना है। सब्जेक्ट्स को डिवाइड कीजिए। तो ये सब जो डिवाइड करने वाला काम है, ये कैसे हो पाएगा, जब हम एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे। देखिए, टाइम टेबल 2 तरीके का है। एक आता है हमारा टाइम टेबल पर डे के हिसाब से कि हमने थ्रू आउट द डे क्या क्या फॉलो करना है। तो ये वाला चीज़ मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स का जो हमारा सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम टेबल है वो बताती हूँ कि हमने किस हिसाब से डिवाइड करना है। अगर तो आपको लगता है कि मुझे एक दिन में मैं एक ही सब्जेक्ट्स अगर थ्रू आउट द डे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मैं बोर हो जाऊंगी, तो आप एक कोशिश कीजिए, आप पैरेलल चलाइए 2 सब्जेक्ट्स को। एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रख लीजिए, एक थोड़ा इजी सब्जेक्ट रख लीजिए। जब आप थोड़ा एक सब्जेक्ट पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो आप अपना इजी वाला सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ताकि एक मोनोटोनस एनवायरनमेंट ना बने आपके स्टडी के जो एक फेज़ है उसमें। और उसमें अपने टाइम कैसे डिवाइड करना है, जो मेजर सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए। सपोज अगर आप अपने पूरे दिन में 8 to 9 आवर्स स्टडी कर रहे हैं तो 1 आवर आप निकाल दीजिए MCQs की प्रैक्टिस के लिए। रिमेनिंग 8 आवर्स बचते हैं, जिसमें से आपने 6 आवर अपना मेजर सब्जेक्ट स्टडी करना है और रिमेनिंग 2 आवर्स अपने माइनर सब्जेक्ट स्टडी करना है। तो इसको आप अपने प्रॉपरली स्टडी कीजिए। अब दूसरी बात आती है कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड कैसे, तो कर तो लिया ये भी हमने। अब जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं इसमें काफ़ी सब कुछ
ऐसे हैं जो हम मतलब सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, माइनर सब्जेक्ट है, इतना कौन सा एग्ज़ाम में आएगा, छोड़ दूँ तो छोड़ भी दूँ, इतना नहीं। जो हमारा रैंक है, जो हम मेरिट में आते हैं, वो माइनर सब्जेक्ट भी एक बहुत वेटेज रखता है। तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, इग्नोर मत कीजिए, डेली बेसिस पे कीजिए। आप माइनर सब्जेक्ट पे एक कंप्लीट मंथ नहीं इन्वेस्ट कर सकते कि हाँ भाई लास्ट के मंथ में माइनर पढ़ूंगा, ऐसा मत करना। आप माइनर को डेली 1 आवर का टाइम ज़रूर दीजिए या फिर 2 आवर का टाइम दीजिए, ताकि आप पैरेलल ही बाकी सब्जेक्टों के साथ साथ इसको भी, सब्जेक्ट्स के साथ साथ इसको भी स्टडी करें। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तब आप अपने छोटे छोटे हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे आपकी डबल तरीके से प्रैक्टिस होगी। एक बार जब आपने बुक से पढ़ा, उसके बाद जब आपने उसको लिख के देखा, तो 2 बार प्रैक्टिस होगी। और जब आप फाइनली लास्ट में अप्रैल में फिर से जब आप एग्ज़ाम देंगे, या फिर इसके बाद भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको वही हैंड रिटन नोट्स आपके काम आ जाएंगे, क्योंकि आपने जो खुद लिखा होगा जब आप उसको फिर से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा, या फिर क्विक रिव्यू करने में आपको इजी रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि टाइम टेबल हम कैसे बनाएं। टाइम टेबल का सबसे जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर या फिर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, टाइम टेबल बना के दीवार पे लटकाना नहीं है, या फिर बुक में बंद करके नहीं रखना है, या फिर डब्बे में पैक करके नहीं रखना है। टाइम टेबल तभी बनाएं अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो टाइम टेबल को बना के आप लोगों ने अपने सामने रखना है, और इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाइए कि आप उसको स्ट्रिक्टली, ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करें। तो उसमें आपने ये देखना है कि आप जब एग्जॉस्ट हो चुके हैं पढ़ के, तो थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ के लिए या फिर अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी थोड़ा सा गैप रखना है। तो वो ऐसा टाइम टेबल आपका होना चाहिए। एंड दोज पीपल हु आर लाइक डूइंग साइड जॉब, तो आप अपने जॉब से भी कुछ टाइम निकालिए ताकि अपना स्टडी कर सके। तो अपना टाइम टेबल प्लीज़ एडजस्ट करके इस तरीके से बनाइए। एंड जिन लोगों को टाइम टेबल का कोई डाउट है बनाने का, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है टाइम टेबल से रिलेटेड, यू कैन गो थ्रू दिस, वो वाला वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है मेरे चैनल पे। तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा कि हमने टाइम टेबल कैसे बनाना है अपना और कैसे उसको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल वेन एवर वी वॉन्ट टू अचीव एनी गोल। तो कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द जर्नी आपको मेंटेन करके रखनी है। कंसिस्टेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी होती क्या है, आधे लोगों को तो यही थोड़ा डाउट होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि हमने जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए जो एक्शन हमने सेट किए हैं कि मैं डेली ऐसा करूँगा, तो वो डेली आपने करना ही है। मैं 5 घंटे स्टडी करूँगा तो डेली 5 घंटे पढ़ना ही है। फिर बहानेबाजी नहीं चलेगी, फिर एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। ठीक है, तो आप अपना ये देखिए कि आपने कंसिस्टेंट रहना है अपने एक्शंस के साथ। डेली 5 घंटे तो पढ़ना ही है। हाँ, कोई महीने में एक आध दिन ऐसा हो सकता है जिसमें आप ना पढ़ पाएँ, या फिर जिसमें आप अपना स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम ना निकाल पाएँ, तो उस चीज़ को कोशिश कीजिए नेक्स्ट अपकमिंग 2-3 दिन में उस टाइम को, अगर आपने 6 घंटे का एक दिन में स्लॉट रखा है अपना पढ़ने का, तो उसको नेक्स्ट 2 या 3 दिन में अपना कवर कर लीजिए, 2-2, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के। देखिए ये उस दिन उस टाइम पे करने में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जो उसका फ्रूट मिलेगा जब आपकी सिलेक्शन होगी तो वो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। बिकॉज़ जैसे मुझे याद है कि जब मैंने भुवनेश्वर एम्स का एग्ज़ाम मेरा था, तो उस समय आई यूज़ टू सिट इन लाइब्रेरी। ऋषिकेश एम्स में थे हम लोग उस समय कॉन्ट्रैक्ट पे। तो आई यूज़ टू सिट इन लाइब्रेरी में अपना काम ख़त्म करने के बाद हम वहाँ पे पढ़ते थे, हाफ एन आवर डेली लाइब्रेरी में। देन उसके बाद घर जाके स्टडी करते थे अपना डेली घर का काम, खाना वगैरह ख़त्म करके। तो उसका बेनिफिट किसको मिला? वो बेनिफिट मुझे मिला। ठीक है, तो वो जॉब किसकी थी? वो मेरी जॉब थी। वो बेनिफिट किसको मिला? मुझे मिला। सिलेक्शन हुआ वो मेरा हुआ। तो अगर आप इस टाइम पे थोड़ा सा पेन ले भी लेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा उसका। अब नेक्स्ट आता है कि ये हमारा प्रैक्टिस कैसे करें। हम प्रैक्टिस क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखें, प्रैक्टिस मैक्सिमम एमसीक्यूज़ डेली स्टडी करना है। थियोरी आप पढ़ते हैं बट एमसीक्यूज़ स्टडी करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए।
जब तक आप MCQs नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ मतलब MCQs करना आप लोगों के लिए ऐसे है कि डेली एक विटामिन टैबलेट लेना भी हम, या फिर विटामिन की एक अपनी बॉडी में जो नीड है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। तो नॉर्सेट को क्रैक करना है तो डेली MCQs, सो प्रैक्टिस मैक्सिमम MCQs करना। देखिए MCQs हमारे जैसे जो पहले पैटर्न नॉर्सेट में रहता था वो था 200 क्वेश्चंस हमें 3 आवर्स की सिटिंग में करने होते थे। अब चेंज हो गया है इस साल से, नॉर्सेट 5 जैसे ही एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ तो 100 क्वेश्चंस थे, तो 100 क्वेश्चंस कोई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। देन नेक्स्ट जो आएगा इसमें उसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे, तो 2 पार्ट्स में 100 क्वेश्चंस है। तो ये प्रैक्टिस हम घर पे कैसे कर सकते हैं, घर पे हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है, स्टार्टिंग कीजिए, कम से कम 50 क्वेश्चन एक दिन में कीजिए। 50 क्वेश्चंस कैसे करने हैं, आपने जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं उस बुक को ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, ऑप्शंस रीड कीजिए, जो आंसर करेक्ट लग रहा है उसको साइड में कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। इस भी क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर मुझे ठीक लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर मुझे करेक्ट लग रहा है, तो वो क्वेश्चन आप अपने नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देन 50 क्वेश्चंस को कर लिया पूरा। टाइम साथ में टाइमर सेट करके रखना है कि टाइम मैंने इतने टाइम में करने हैं। अब जैसे ही 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं टाइमर को स्टॉप कीजिए। अब ये देखिए कि मैंने 50 क्वेश्चन कितने टाइम ड्यूरेशन में किए, देख लिया, अपना टाइम नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट, अब जब कल आएगा फिर से, तो अगर आपका टाइम ज़्यादा आपने कंज्यूम किया है तो अगले दिन कोशिश कीजिए कि मुझे टाइम कम लगाना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। अब जो आपने क्वेश्चंस किए थे वो आपने साइड में कॉपी पे लिखे थे, उसमें एक चेक कीजिए, उन क्वेश्चंस को देखिए कि मेरे आंसर की से मैच कीजिए, कितने क्वेश्चन सही थे कितने गलत थे। तो इससे क्या होगा कि जो आप लोग हैं उनमें लाइक ये नेगेटिव मार्किंग कम करने की आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट लगता है, ड्रॉप दैट क्वेश्चन, डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस हम तब कर ये चीज़ हम तब कर पाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हम तब रिड्यूस कर पाएंगे जब हमने घर पे मैक्सिमम प्रैक्टिस की होगी इसकी, या फिर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस की होगी। जाके डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे वहाँ पे विदाउट प्रैक्टिस जाके कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी बच्चे ऐसे, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, ये नेक्स्ट बात, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं कि जो लोग जस्ट इसलिए पेपर देते हैं कि इस साल ट्राई कर लूँ। ठीक है, तो काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस साल ट्राई कर लूँ, एग्ज़ाम का पैटर्न देख लूँ, अगली बार से पढ़ के पेपर दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, इस भरोसे मत रहिए कि इस बार जो आप पेपर देख रहे हैं अगली बार भी पेपर का पैटर्न, पेपर की स्कीम सेम रहेगी। नॉर्सेट में हर साल आपने देखा होगा कि हर साल कुछ ना कुछ नया चल ही रहा है, तो नए से नए चेंजेस आ रहे हैं। मे बी अगले साल कुछ और आ जाए, मे बी अगले साल स्किल टेस्ट भी ऐड हो जाए। तो आप इस भरोसे मत रहिए कि इस साल जस्ट मैंने अपने आप को चेक करने के लिए पेपर दिया था, अगले साल मैं पढ़ के पेपर दूंगा। तो भाई अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट मत कीजिए, 2-3 हज़ार के फॉर्म मत फिल कीजिए। देन उसके एक टेस्ट कम से कम 8 से 10 हज़ार में खड़ा होता है, जाके आप एग्ज़ाम फिल करते हैं 3 हज़ार उसके पैसे। देन आप उसके लिए ये सामान गैदर कर रहे हैं, ये वाली बुक वो वाली बुक, इधर से कुछ अपना कंटेंट मटेरियल स्टडी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके पैसे अलग से लगते हैं। फिर जब आप एग्ज़ाम देने आते हैं उसके पैसे 2-3 हज़ार अलग अलग पैसे लगते हैं। तो ये चीज़ें मत कीजिए, जब भी एग्ज़ाम दीजिए प्रैक्टिस करके दीजिए, पढ़ाई करके दीजिए। तो ये आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, पेरेंट्स के लिए भी आपके अच्छा रहेगा। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई और डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आप लोगों को सभी के आंसर करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड